ये वाला नहीं है सर हाँ सर जो स्पोर्ट्स वाली टेबल थी ना सर, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन दिए थे सब वो बता दो सर। उसमें जो कमांड लिखी ना वो कोई समझ नहीं आ रही कैसे आउटपुट आएगा उनका। स्पोर्ट्स के पहले कौन सी टेबल थी? कस्टमर? नो सर सर स्पोर्ट्स से पहले नहीं, स्पोर्ट्स वाली टेबल है ना उसी के जो कमांड है उसके आउटपुट आउटपुट बताने हैं उसकी। हाँ ठीक है, मैं टेबल चेक कर रहा हूँ, वो है कहाँ पर टेबल, सर किस नाम से थी ये फाइल, किस नाम से थी? कैम स्कैनर के नाम से। अच्छा ये वाली फाइल होगी। हाँ देखो इसमें बी पार्ट समझ में आ गया ना, बी पार्ट का सॉल्यूशन जो मैंने बताया अभी, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द ग्रेड 1 एज ए इन गेम 1। तो इसका आंसर क्या लिखा तुम लोगों ने? स्टूडेंट इसका आंसर क्या लिखा है? सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार, या किसी कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार लिख दिया। तो स्टार से क्या होगा कि सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे जिनका ग्रेड क्या होगा, ए होगा। तो इसका आंसर हमने लिखा है सेलेक्ट काउंट। नोट कर लो इसका आंसर अगर नहीं लिखा है तो। सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड 1 इक्वल टू ए। ये इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करने हैं जिनका ग्रेड 1 है, सॉरी जिनका ग्रेड ए है, किसमें? गेम 1 में। तो गेम 1 के लिए हम लोग कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं? गेम 1 के लिए हमने कौन सा ग्रेड यूज किया? ये वाला ग्रेड 1। तो ग्रेड 1 में उसका ग्रेड क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए फॉर द गेम 1। ठीक है। सर फ्रॉम फिर के बाद सर टेबल का नाम नहीं लिखेंगे? फ्रॉम टेबल का नाम आएगा, मैंने नहीं लिखा क्यों? स्टूडेंट लिखेंगे। हाँ टेबल का नाम यहाँ पे क्या है? टेबल नेम इज ये है इसका, टेबल का नाम क्या है? स्पोर्ट्स लिखोगे वहाँ पे, स्पोर्ट्स कर देना उसे। मैंने वो टेबल का नाम गलत लिख दिया वहाँ पे, इसको स्पोर्ट्स कर देना जी। ओके नाउ, अब इसका थर्ड पार्ट का आंसर बताओ क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन? सी पार्ट का आंसर, सी पार्ट का क्या होगा आंसर बताओ? डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सेम गेम फॉर बोथ गेम 1 एंड गेम 2। सर लिखेंगे सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम 1 एंड गेम 2। सर वेयर गेम 1 इक्वल टू गेम 2। हाँ वेयर गेम 1 इक्वल टू गेम 2 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि उन्हीं के नाम दिखाने हैं जिनका गेम सेम है। तो हम दोनों कॉलम को अगर इक्वल कर देंगे गेम 1 और गेम 2 को, तो फिर वहाँ पे हमें जो क्या कहते कॉमन गेम्स होंगे उनका डिटेल्स आ जाएगा। उसने बोला है कि जिनका गेम सेम हो, तो गेम 1 वाले कॉलम को हम गेम 2 के इक्वल कर देंगे। तो जहाँ जहाँ गेम 1 की वैल्यू गेम 2 के इक्वल होगी उन स्टूडेंट्स का नेम डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी फ्रॉम स्पोर्ट्स, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्पोर्ट्स गेम 1 इक्वल टू गेम 2। ठीक है, ये आंसर होगा इसका, वेयर गेम 1 इक्वल टू गेम 2। क्योंकि हमें नेम ही डिस्प्ले कराना है, तो सिलेक्ट में केवल नेम आएगा। उसने बोला है कि डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, ओनली नेम वाले कॉलम का नाम आएगा। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट पार्ट है हमारा ये वाला ओन पार्ट पार्ट। तो बता दो सर, कल हाँ समझ नहीं आया। कौन सा?
इसका ए पार्ट, डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 8। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ। पहले फोर्थ वाला देख लो। डिस्प्ले द गेम्स टेकन बाय द स्टूडेंट्स whose names starts with A. Display the games taken by the students whose name starts with A. Select games from sports where name क्या सिलेक्ट करोगे इसमें? select game हाँ लाइक तो from आएगा, लेकिन सिलेक्ट क्या क्या करोगे? select game sports with name like और इन्वर्टेड कॉमास में ए फिर मॉडुलस और फिर अरे inverted सिलेक्ट सिलेक्ट क्या करना है पहले मुझे बताओ। सिलेक्ट में क्या आएगा? the Sir, game game 1 and game 2. So game 1 and गेम game 2. कहाँ? गेम का कॉलम ही नहीं है उसमें। गेम 1 और गेम 2 के नाम से कॉलम है। सिलेक्ट होगा गेम 1 कॉमा गेम 2। Yes, ठीक sir. है, सिलेक्ट गेम 1 कॉमा गेम 2, क्योंकि उसने बोला है डिस्प्ले द गेम्स। तो गेम्स में हमारे पास दो कॉलम है, एक तो गेम 1 और एक गेम 2 है। तो दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट गेम 1 कॉमा गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम 1 लाइक ए परसेंटेज और गेम 2 लाइक ए परसेंटेज। ठीक है, दो बार कंडीशन लगेगी, क्योंकि गेम 1 के लिए कंडीशन अलग होगी और गेम 2 के लिए कंडीशन अलग होगी। तो इसमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट गेम 1 कॉमा गेम 2 फ्रॉम स्पोर्ट्स वेयर गेम 1 लाइक सिंगल कोट या डबल कोट में ए परसेंटेज और गेम 2 लाइक डबल कोट्स में ए परसेंटेज। ठीक है, दोनों गेम के लिए दिखाना है तो कंडीशंस को और से कंबाइन करना पड़ेगा, क्योंकि या तो गेम 1 में या गेम 2 में। ठीक, तो इस तरह से ये कमांड हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ये? Yes, sir. दो कंडीशन लगानी पड़ेंगी। गेम 1 की कंडीशन अलग लगेगी और गेम 2 की कंडीशन अलग लगेगी। तो गेम 1 लाइक ए परसेंटेज और गेम 2 लाइक ए परसेंटेज। परसेंटेज का साइन आएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा फोर्थ कमांड हो गया। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन कल बताया था मैंने, फर्स्ट का आंसर, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेड ए इन आइदर गेम 1 और गेम 2 और बोथ। ठीक है, उन बच्चों के नाम डिस्प्ले करने हैं जिनका ग्रेड ए है, किसमें? या तो गेम 1 में या गेम 2 में। ठीक, तो नेम दिखाने हैं ओनली। तो क्या लिखोगे? सिलेक्ट, सिलेक्ट में क्या आएगा? Sir, name हाँ, सिलेक्ट नेम फ्रॉम from sports. स्पोर्ट्स वेयर। अब या तो गेम 1 में उसका ग्रेड क्या हो? ए हो। तो ग्रेड 1 इक्वल टू ए और ग्रेड 2 इक्वल टू ए, क्योंकि दोनों गेम में पूछा है ना, या तो गेम 1 में या गेम 2 में। तो गेम 1 के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? ग्रेड 1। और गेम 2 के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? ग्रेड 2। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हो जाएगा, वेयर ग्रेड 1 इक्वल टू ए और ग्रेड 2 इक्वल टू ए। और कब लगाते हैं? जब दोनों को डिस्प्ले कराना हो, मीन्स या तो ग्रेड 1 या ग्रेड 2। लेकिन अगर इसको एंड से कंबाइन करोगे तो फिर एंड से रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, तो इसमें और का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारे कमांड्स हो गए। अब आउटपुट कैसे निकालोगे? आउटपुट में क्या क्या पूछा है देखो। क्वेश्चन कहाँ गया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ जरा।
सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स। हाँ, तो इसका क्या आएगा आंसर? सर 6 आएगा। जैसे आएगा काउंट वो रोज काउंट करेगा। काउंट स्टार क्या करेगा? रोज को काउंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने चेक करना है कि सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स, तो काउंट स्टार क्या देगा? नंबर ऑफ रोज देगा, ठीक। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा? इसको आउटपुट ऐसे लिखोगे, एक चीज को ध्यान रखना कि आउटपुट जब लिखते हो आंसर शीट में तो किस तरह से लिखोगे। आंसर शीट में जब हमें आंसर देना है तो उसको डायरेक्ट हम 6 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर 6 नहीं लिखेंगे, टेबल बना के काउंटिंग। हाँ, उसको इस तरह से दिखाओगे, बता देता हूँ मैं कि जब भी हमें आउटपुट वाले क्वेश्चन लिखने हैं तो उसको इस तरह से राइट करोगे। हमने सिलेक्ट क्या किया है? सिलेक्ट क्या किया? काउंट स्टार, ठीक। हाँ, तो जो सिलेक्ट किया है उस नाम से कॉलम डिस्प्ले होगा। तो हमारा कॉलम बन जाएगा, कॉलम बनेगा किस नाम से? काउंट स्टार के नाम, ठीक। और इसके नीचे इसकी वैल्यू लिखोगे, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से राइट करना है, डायरेक्ट 6 नहीं लिखना है, पहले उस कॉलम का नाम लिखना है जो हमने सेलेक्ट किया है और नीचे उसकी वैल्यू, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्पोर्ट्स। सर क्लास का टेबल बनेगा और 7 8 9 10। हाँ, तो क्लास 7 8 सिर्फ 5 आ 9 जाएगी। काउंट नहीं निकालना है, 4 डिस्प्ले कराना है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास, तो क्लास के नाम दिखाने हैं, डिस्टिंक्ट क्लासेस के नाम दिखाने हैं। अगर मैंने काउंट लिखा होता, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट क्लास, तो फिर वो नंबर देता उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट ऐसे आएगा, पहले तो कॉलम बनेगा, कॉलम बन जाएगा किस नाम से? डिस्टिंक्ट क्लास के नाम से कॉलम बनेगा, और नीचे उसकी जो वैल्यूज हैं क्या क्या हैं? 7 8 9 10, ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? 7 8 9 10 ही तो है, रिपीट थोड़ी लिखोगे। डिस्टिंक्ट लगाया तो रिपीट नहीं लिखोगे। अगर उसमें सिलेक्ट क्लास लिखा होता तब रिपीट होता है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट लिखा है तो डिस्टिंक्ट रिपीट नहीं करता है। सर 7 जो है सर वो 2 बार रिपीट हो रहा है सर, एक तो ऊपर लिखा है और फिर सर थर्ड पोजीशन पे यूज 3 बार आ रहा है, लेकिन एक ही बार लिखोगे उसे, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है ना वहाँ पे। सर डिस्टिंक्ट में लिखेंगे जो रिपीट हो रहा है एक बार, और लिखते नहीं है, रिपीट कहाँ लिखा है मैंने? रिपीट थोड़ी लिखा है आंसर में। 7 एक ही बार तो लिखा, 8 भी एक बार लिखा, 9 भी एक बार लिखा, 10 भी एक बार लिखा। रिपीटेशन नहीं होता है डिस्टिंक्ट में। अगर मैं लिखता सिलेक्ट क्लास, अगर लिखा होता सिलेक्ट क्लास, अगर ये कमांड होता सिलेक्ट क्लास वाला, तब आउटपुट आता है इस तरह से, पूरा कॉलम डिस्प्ले हो जाता फिर वो। अगर ये लिखा तो इस केस में फिर पूरा कॉलम डिस्प्ले होता, क्लास वाला पूरा कॉलम डिस्प्ले होता, 7 8 7 7 9 10, ठीक है। यस सर। फिर नेक्स्ट है सिलेक्ट मैक्स क्लास, तो मैक्स क्लास क्या है हमारी? 10। तो आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट इस तरह से आएगा, मैक्स क्लास और उसकी नीचे वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्पोर्ट्स ग्रुप बाय गेम 1। सिलेक्ट काउंट स्टार, तो जो पहले कॉलम सिलेक्ट किया है, कॉलम क्या सिलेक्ट किया है? काउंट स्टार। तुम्हारा कॉलम बन जाएगा किस नाम से? काउंट स्टार के नाम से, ठीक। ये कॉलम बन गया। अब हमें देखना है कि उसमें क्या पूछा है उसने, फ्रॉम स्पोर्ट्स ग्रुप बाय गेम 1। तो गेम 1 में हमने ग्रुप बना दिए, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे हमारे? एक ग्रुप बनेगा क्रिकेट का, एक ग्रुप बनेगा टेनिस का, एक ग्रुप बनेगा स्विमिंग का, और एक ग्रुप बनेगा बास्केटबॉल का, ठीक है। तो क्रिकेट का काउंट कितना है? सर 2। तो यहाँ पे लिख दोगे 2, ये क्रिकेट का काउंट हो गया। फिर उसके बाद क्या दिखाना है? स्विमिंग का काउंट कितना है? सॉरी, क्रिकेट हो गया। टेनिस का काउंट कितना है? 2। टेनिस का काउंट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और उसके बाद स्विमिंग का काउंट कितना है? स्विमिंग एक ही बार आया है, स्विमिंग 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है?
बास्केटबॉल 1 है, बास्केटबॉल 1 है और टेनिस 1 है, टेनिस 2 है। ये बास्केटबॉल हो गया 1 और ये हो गया टेनिस 2। ठीक, अब देखो यहाँ टेनिस हम गेम्स लिख के चुके हैं सर ऊपर। लिख दिया, ठीक है। यस तो सर। देखो यहाँ पे गेम्स के नाम डिस्प्ले नहीं होंगे, क्योंकि डिस्प्ले में उसने गेम के नाम थोड़ी डिस्प्ले कराए हैं। जब उसने क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में ये लिखा है सिलेक्ट काउंट स्टार ओनली, तो यहाँ पे गेम के नाम डिस्प्ले नहीं होंगे साथ में, केवल काउंट स्टार ही आएगा। ओके, अगर उसने लिखा होता सिलेक्ट काउंट स्टार कॉमा गेम 1, तब गेम 1 के नाम डिस्प्ले में आते। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया है केवल वही डिस्प्ले में आएगा। तुम लोग ये गलती कर देते हो कि गेम 1 के भी नाम लिख दोगे, नाम नहीं लिखने हैं गेम 1 के। अगर उसने बोला होता सिलेक्ट काउंट स्टार कॉमा गेम 1, तब फिर हम गेम 1 के नाम दिखाते। ठीक है, यस सर। ओके, तो फिर ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। सर हाँ, सर जो फर्स्ट टेबल है ना, उसमें जो एच पार्ट है उसका मुझे सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया है। फर्स्ट टेबल कौन सी, प्लान ये वाली है? हाँ सर, ये वाली इसका एच पार्ट का सेकंड। टू काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ प्लान स्पीड वाइज, टू काउंट एंड डिस्प्ले। ठीक है, काउंट करना है और उसको डिस्प्ले भी कराना है। किसको? नंबर ऑफ प्लान्स को स्पीड वाइज दिखाना है। तो इसमें क्या आएगा, ग्रुप बाई कमांड यूज होगा स्पीड वाइज में। ठीक है, तो एक ग्रुप बनेगा तुम्हारा 24 का, एक ग्रुप बनेगा 12 का और एक ग्रुप बनेगा 16 का। ठीक, तो 24 में कितने नंबर ऑफ प्लान्स हैं? 24 वाले कितने हो गए? 2 हो गए। 12 वाले कितने हो गए? 3 हो गए और 16 वाला एक ही हुआ। ठीक है, तो बस उसको वही दिखाना है कि कितने प्लान्स हैं, नंबर ऑफ प्लान्स को डिस्प्ले कराना है स्पीड वाइज। स्पीड वाइज का मतलब हुआ कि फॉर ईच टाइप ऑफ स्पीड, फॉर ईच स्पीड काउंट द नंबर ऑफ प्लान्स। तो जब भी ईच लगता है या स्पीड वाइज लगेगा या कोई भी कॉलम वाइज लगेगा, तो वहाँ पे ग्रुप बाई कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ग्रुप बाई कमांड यूज़ होगा तो उसमें आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा? तो स्पीड वाइज तो सबकी स्पीड तो अलग अलग है सर, डिफरेंट है। नहीं, उसने बोला है कि टू काउंट द नंबर ऑफ प्लान्स स्पीड वाइज। तो स्पीड वाइज नंबर ऑफ प्लान्स कितने हैं? 24 स्पीड वाले कितने प्लान हैं? 3 प्लान, 2 प्लान है। और स्पीड 12 वाले कितने प्लान हैं? 2 हैं, जैसे 3 है। और 16 वाला कितना है? एक ही है। तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा कि यहाँ पे एक ही कॉलम डिस्प्ले कराना है, तो उसका आउटपुट आ जाएगा काउंट सर, और यहाँ पे लिख देंगे क्या? स्पीड। ठीक है, स्पीड ही कॉलम है ना, कॉलम किस नाम से? स्पीड के नाम से। स्पीड के नाम से ही है। तो पहला काउंट आ गया 2, तीसरा 3 आ गया और ये 1 आ गया। 3 and 1। में कमांड लिखनी है सर उसमें क्वेरी लिखनी है, एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है। अच्छा, क्वेरी लिखनी है तो फिर ये लिख दोगे, तो लिख दोगे क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्पीड फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? प्लान ग्रुप बाय स्पीड। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, ध्यान रखना ग्रुप बाई कमांड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि वहां पे वो पूछता है ईच या ऐसे लिखा होगा क्लास वाइज या स्पीड वाइज, इस तरह से लिखा होगा, या डिपार्टमेंट वाइज, या इस तरह से वो क्वेरी बनती है उनकी। तो ग्रुप बाई कमांड लगाना पड़ता है वहाँ, क्योंकि ग्रुप्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हर एक ग्रुप के लिए हमें बतानी है कि स्पीड का काउंट कितना है। ठीक है, तो जो हमारी 16 थी उसका काउंट कितना था? 3 था। 12 का काउंट कितना था? 2 था। नहीं, 24 का काउंट 2 है सर। 24 का काउंट 2 था सर, 12 का काउंट 3 था, 16 का 1 था। 24 का काउंट 2 है, 2 12 का 3 है और 16 का 1 है।
तो ये इसका आंसर आएगा। लेकिन आंसर में ये डिस्प्ले नहीं होगा, आंसर में केवल ये डिस्प्ले होगा, क्योंकि हमने दूसरा कॉलम सेलेक्ट ही नहीं किया है। अगर हमने लिखा होता है सेलेक्ट काउंट स्पीड स्पीड कॉमा स्पीड, तब स्पीड डिस्प्ले में आता। ठीक है, तो हमने केवल एक ही कॉलम डिस्प्ले कराया ये वाला, तो फिर हमारा आउटपुट में केवल ये आएगा 2 3 1। ठीक है, ये चीज ध्यान रखा रहो कि सिलेक्ट क्या किया है, जो सिलेक्ट करोगे वही आउटपुट में आएगा। ओके, तो ये हमारा एसक्यूएल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ मैं आज नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, पाइथन कनेक्टिविटी विथ माइस्क्यूएल। चैप्टर का नाम है पाइथन कनेक्टिविटी, पाइथन कनेक्टिविटी विथ माइस्क्यूएल। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा 12th क्लास में, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा तुम लोगों को, वो पूरा प्रोजेक्ट इसी चैप्टर पर बेस्ड है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है पूरा इसी चैप्टर पर बेस्ड है। मतलब अभी एक प्रोजेक्ट बनाना है तुम लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, तो दैट चैप्टर इज बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, दैट प्रोजेक्ट। ठीक, अब पाइथन कनेक्टिविटी विथ माइस्क्यूएल, इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, पाइथन को माइस्क्यूएल से कनेक्ट कर रहे हैं। हमने पाइथन और माइस्क्यूएल तो पढ़ लिया है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि हम पाइथन को माइस्क्यूएल से अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया। मतलब मैं क्या करूँगा, पाइथन में माइस्क्यूएल के कमांड्स टाइप करूँगा और वो पाइथन के कमांड्स, सॉरी माइस्क्यूएल के कमांड्स पाइथन के थ्रू रन करेंगे। ठीक, यानी कि हम दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और एक डेटाबेस को। ठीक है, वी आर कनेक्टिंग 2 थिंग्स। किस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं, एक तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी पाइथन। ठीक, और डेटाबेस डीबीएमएस कौन सा है, सर रिलेशनल माइस्क्यूएल। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, जिससे कि हम माइस्क्यूएल के कमांड्स पाइथन के थ्रू रन करा पाएँ, यानी कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा पाइथन है वो तो हो जाएगा फ्रंट एंड। ठीक, और माइस्क्यूएल क्या हो जाएगा, बैक एंड। ठीक, बिकॉज देखो जब भी तुम कोई एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे तुमने कोई ऑनलाइन सपोज कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो उसमें अपनी डिटेल्स एंटर करते हो, और डिटेल्स एंटर कर जब करने के बाद उसको सेव करते हो, तो सेव करने के बाद वो रिकॉर्ड क्या कहाँ पे सेव होता है, डेटाबेस के अंदर। सर फाइल डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर ये तुम्हारा ऑनलाइन फॉर्म है, ये ऑनलाइन फॉर्म में तुमने सपोज अपना नेम, यहाँ नेम फिल किया, ठीक है, यहाँ अपना रोल नंबर फिल किया, ठीक, और भी डिटेल्स हो सकती हैं, एड्रेस हो सकता है। ठीक, तो जब ये ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो ये फॉर्म किस लैंग्वेज में डिज़ाइन किया हुआ है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिज़ाइन किया होगा। डेटाबेस में तो फॉर्म बनते नहीं है, डीबीएमएस में तो फॉर्म बनते नहीं है, फॉर्म किस में बनते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो हमें जो इंटरफेस मिलता है, मतलब जो यूज़र को जो इंटरफेस मिलता है वो क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। जैसे हमने पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके एक फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, तो दैट इज़ अवर फ्रंट एंड हो गया। मतलब जो यूज़र जिससे इंटरेक्ट करता है, यूज़र जिस चीज़ से इंटरेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। ठीक है, तो दिस इज़ द फ्रंट एंड फॉर द यूज़र। दिस फॉर्म क्या हो गया, दिस फॉर्म इज़ द फ्रंट एंड एंड दिस फॉर्म इज़ डिज़ाइंड इन द पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा फ्रंट एंड क्या होगा, पाइथन। ठीक है, बिकॉज डाटाबेस से हम डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, जब भी कोई एप्लीकेशन बनता है, तो डेटाबेस से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। डेटाबेस से इंटरेक्शन करने के लिए एक फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड जो तुम्हारा डेटाबेस है। तो हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करते हैं, और फ्रंट एंड में हम अपने जो भी डिटेल्स फिल करते हैं या जो भी ऑपरेशन करते हैं, वो सारा डेटा कहाँ सेव हो जाता है, बैक एंड में। क्योंकि डीबीएमएस का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, और फ्रंट एंड पाइथन का काम क्या है कि यूज़र से डिटेल्स फिल करवाना या यूज़र को इंटरेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक, तो हमारे जब भी हम दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, दो चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पाइथन को कनेक्ट कर रहे हैं
किसके साथ? MySQL के साथ। तो पाइथन तो हो गया हमारा फ्रंट एंड, पाइथन इज द फ्रंट एंड बिकॉज दिस प्रोवाइड्स द यूजर इंटरेक्शन, एंड MySQL में क्या हो रहा है, डेटा हमारा सेव हो रहा है, तो दिस इज द बैक एंड। ठीक है, ये बैक एंड। डेटाबेस का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करना। डेटाबेस का काम प्रोग्रामिंग करना नहीं है, डेटाबेस का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना, या उस डेटा को हमें कभी फ्यूचर में एक्सेस करना है या उसको मैनिपुलेट करना है, तो डेटाबेस के थ्रू वो मैनिपुलेट होता है। ठीक, तो वी आर कनेक्टिंग फ्रंट एंड विद द बैक एंड। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि जब हम पाइथन को MySQL से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, तो फ्रंट एंड बताओगे कि पाइथन है और बैक एंड क्या है? MySQL है। अब पाइथन फ्रंट एंड क्यों है? क्योंकि जो हमने इंटरफेस बनाया है, यूजर के लिए जो इंटरफेस दिया है वो क्या है? पाइथन के थ्रू बनाया है। और डेटा जो स्टोर हो रहा है वो कहाँ पे स्टोर है? MySQL के अंदर हो रहा है। इसलिए पाइथन क्या हो गया? फ्रंट एंड हो गया, और MySQL क्या हो गया? बैक एंड हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड? नो सर। नो सर। ठीक, तो अब पाइथन को MySQL से कनेक्ट कैसे करेंगे? वो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कनेक्ट पाइथन विथ MySQL। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक पैकेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने numpy इंस्टॉल किया था और ये वाला pyplot इंस्टॉल किया था, ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा कि MySQL को पाइथन, हाँ, तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इंस्टॉलेशन के लिए कमांड उसी तरह से रन कराना है जैसे कि हमने पहले रन कराया था पिप इंस्टॉल का यूज़ करके। ठीक, तो वो कमांड कैसे हम रन कराएंगे वो तो मैंने बताया था तुम लोगों को, फिर से मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ अपने कंप्यूटर में, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि पाइथन हमारा कहाँ पे वो चेक करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से आइडल चेक करेंगे कि हमारा आइडल कहाँ पे है, पाइथन आइडल कहाँ पे है। यहाँ पे हमने क्लिक किया स्टार्ट बटन में, तो देखो यहाँ स्टार्ट में ये आ रहा है आइडल पाइथन। ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, इस पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद इसकी फाइल लोकेशन ओपन करो, ओपन फाइल लोकेशन। ठीक है, तो फाइल लोकेशन पे जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी इसकी लोकेशन। ये लोकेशन यहाँ ओपन हो गई। अब देखो ये जो टॉप में आ रहा है आइडल पाइथन 3.8 32 बिट, अब इस पर क्या करना है? हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करो इस पर और इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। ठीक, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद तो ये अब एक विंडो खुलेगी, ये विंडो आ गई। ठीक, तो यहाँ पे ये जो पाथ दिया हो, ये वाला जो स्टार्टिंग में जो पाथ है, ये वाला पाथ हमें कॉपी करना है। ठीक है, इस पाथ को कॉपी कर लो। तो ये क्या हो गया? पाइथन की लोकेशन हमने सेव अपनी फाइंड आउट कर ली। इसको कॉपी किया मैंने Ctrl+C से। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक, अब मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट में। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए क्या टाइप करोगे? CMD। ठीक है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के लिए क्या टाइप करोगे? CMD। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा यहाँ पे। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे गए। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज करनी है। ठीक है, कौन सी डायरेक्टरी में जाना है? हाँ, पाइथन की डायरेक्टरी में जाना है। तो हमने लिखा डायरेक्टरी चेंज करने के लिए कमांड होता है CD, चेंज डायरेक्टरी। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। और यहाँ पे ये पाथ कॉपी करा देंगे, जो पाथ हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया ये। तो अब ये कौन सी डायरेक्टरी में चला जाएगा? पाइथन की डायरेक्टरी में मूव कर जाएगा। ठीक, तो हमने एंटर प्रेस किया तो ये पाइथन डायरेक्टरी के अंदर आ गया। लिख के आ रहा है ना, ये देखो C के अंदर यूजर में HCL, SCL के अंदर ऐप डेटा, फिर लोकल के अंदर प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन है, और पाइथन के अंदर पाइथन 38 32 है। ठीक है, अब इसके अंदर अब आ गए हम लोग। अब हमें कमांड चलाना है, कौन सा? पिप इंस्टॉल वाला कमांड। तो पिप इंस्टॉल वाला कमांड हमारा क्या था, याद है किसी को? पिप वाला सर मैं देखता हूँ सर, मेरी बुक में लिखा है। हाँ, मैं यहाँ मैं लिख देता हूँ, मुझे लिखा हुआ मेरे पास। पाइथन, ये कमांड है इसका पाइथन, फिर स्पेस दे के लिखना है M डैश लगा के M, फिर स्पेस पिप इंस्टॉल। ठीक, पिप इंस्टॉल लिखा। अब हमें क्या इंस्टॉल क्या करना है? इंस्टॉल क्या करना है? इंस्टॉल क्या करना है? MySQL का जो कनेक्टर है वो इंस्टॉल करना है। यहाँ पे लिखेंगे MySQL डॉट कनेक्टर। ये हमारा सॉफ्टवेयर है। जैसे हमने numpy इंस्टॉल किया था, इंस्टॉल मैटप्लॉट किया था,
पाईप्लॉट यूज किया था। ऐसे हमें इंस्टॉल क्या करना है, mysql.connector, ठीक है। उस पैकेज का नाम क्या है, mysql.connector, ओके। अब इस कमांड को एंटर कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड करेगा, ठीक है। अभी डाउनलोड इसका स्टार्टिंग हो जाएगा थोड़ी देर में। सर आज की वीडियो शेयर कर देना। हाँ वीडियो शेयर करूंगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। डाउनलोड होने में 2 या 3 मिनट लेगा, डाउनलोड हो जाने दो इसे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट इसी चैप्टर पर बेस्ड है। सर मेरा तो नहीं हो रहा। क्या हो गया, यू शुड कंसीडर अपग्रेडिंग बाय द, ओके। इसको अपग्रेड करना है खुद को, मैंने अपग्रेड नहीं लिखा था इसमें। हाँ इसके आगे अपग्रेड और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ कमांड को, एग्जिट एम पिप इंस्टॉल्ड अपग्रेड पिप, ये टाइप कर देता हूँ एम और अपग्रेड। उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता कमांड, और पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ पाइथन एम पिप इंस्टॉल स्क्वायर फिर उसके आगे अपग्रेड, इसको अपग्रेड कर देगा अभी। जुड़ दे बैग लाने को। सबसे पैसा लगी जा मैं एक ने यार। भागो वो निकाल दियो, स्विच निकाल दो, स्विच निकाल दो होगा, स्विच नाउ लेता है। ठीक है, इंस्टॉल हो गया ये। अब इंस्टॉल जब हो गया है तो हमने इसमें कमांड रन करा सकते हैं, ठीक। तो कमांड रन कैसे कराएंगे,
सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि हमारा पिप इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, तो उसके लिए इसको चेक कर लेते हैं कि पिप इंस्टॉल हो गया कि नहीं हुआ। तो फॉर दैट मैं ये PDF खोल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, तो हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो हम कौन सा कमांड चलाएंगे, इंपोर्ट के थ्रू वो चेक हो जाएगा कि वेदर द MySQL कनेक्टर इज इंस्टॉल्ड और नॉट। ठीक, जैसे कि हम लोग वहाँ करते ना, इंपोर्ट numpy करते थे, इंपोर्ट matplotlib। ठीक है, वहाँ भी तो इस तरह चेक करते थे ना। तब अगर वो एरर शो नहीं करेगा तो क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया प्रॉपर। इंस्टॉल हो गया। यस सर। हाँ, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, import mysql.connect। ओके, इसको पाइथन में रन करा लेते हैं, import mysql.connector। अगर ये इंस्टॉल हो गया होगा तो कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। import mysql.connector। ठीक, एंटर प्रेस किया मैंने। एंटर प्रेस करने के बाद कोई एरर नहीं आया, इट मींस द पैकेज इज इंस्टॉल्ड, यानी mysql.connector हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। ठीक, अब जैसे कि हम लोग इसको किसी दूसरे नाम से रेफर करना है, क्योंकि mysql.connector तो बड़ा नाम है, मैं चाहता हूं कि इसको किसी दूसरे नाम से रेफर करूं। तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट एज हाँ mysql.connector एज। अब इसको नाम कुछ भी दे दो, जो तुम्हारी मर्जी है। मैंने इसको नाम दे दिया x। ठीक है, तो अब इसको हम आगे किस नाम से यूज करेंगे, x के नाम से यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको एज अल्टरनेटिव नेम नहीं देता तो मुझे क्या होता, बार बार प्रोग्रामिंग में क्या लिखना पड़ता, mysql.connector। ठीक है, तो अगर हम इसको एक ऑल्टरनेटिव नेम या शॉर्ट नेम से इसको यूज करना चाहते हैं तो हम क्या कर लिखेंगे, import mysql.connector एज x। ठीक है, तो अब x क्या हो गया, हमारा कनेक्टर हो गया, mysql.connector। मतलब उसका एक ऑल्टरनेटिव नेम दे दिया हमने, mysql.connector, किसको, x को। ठीक, सो ये तो हमारा इंस्टॉल हो गया, हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद ये है कि इंस्टॉल करने के बाद हमें ये देखना है कि अब इसको हम डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट कराएंगे। तो ड्राइवर हमारा इंस्टॉल हो गया। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है कि MySQL का हमारा यूजर कौन है। MySQL का कौन सा यूजर, डिफॉल्ट यूजर कौन सा होता है सर? ये लोकल होस्ट। MySQL का डिफॉल्ट यूजर कौन होता है, रूट होता है लोकल होस्ट पे। देखो, जब तुमने MySQL इंस्टॉल किया होगा तो वहां पे उसका यूजर जो होता है वो होता है लोकल होस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हमें एरर आता है सर। अगर हमें पता नहीं है कि हमारा यूजर कौन है तो हम कौन सा कमांड लगा सकते हैं, करंट यूजर, हु इज द करंट यूजर। ठीक, तो MySQL के अंदर जाके हम चेक कर लेंगे कि हमारा करंट यूजर कौन है। ठीक, तो हम लोग कमांड लिख देंगे क्या, वैसे तो हमें पता है कि MySQL का हमारा यूजर कौन है, लोकल होस्ट है, पर फिर भी हम चेक करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, लिखना है सेलेक्ट करंट यूजर। ठीक है, करंट अंडरस्कोर यूजर है ना। यस कमांड सर। तो देखो, करंट यूजर हमारा कौन है, root@localhost। ठीक है, हु इज द करंट यस यूजर, सर। लोकल होस्ट इज द करंट यूजर। अब हमने करंट यूजर निकाल लिया, क्योंकि इसका आगे हमें यूज करना पड़ेगा, करंट यूजर की हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें पता कर लिया कि हु इज द करंट यूजर। तो करंट यूजर फाइंड आउट करने के लिए कमांड क्या लिखा मैंने, सिलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूजर, और उसके आगे ब्रैकेट लगा दी, मतलब एक फंक्शन है, करंट यूजर इज अ फंक्शन। ठीक, नाउ इसके आगे हम देखते हैं क्या है, करंट यूजर फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी विल चेक, करते हैं क्या चीज़ दी हुई है। हाँ, अब हमें क्या करना है कि हमें इस तरह से कमांड लिखना है। देखो यहाँ पे क्या है कि कनेक्टिविटी के कुछ स्टेप्स होते हैं, कनेक्टिविटी के कुछ स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप तो ये है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले mysql.connector को इंपोर्ट कराना है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो mysql.connector इंस्टॉल हुआ है उस पैकेज को अपने करंट प्रोग्राम में इंपोर्ट करना, क्योंकि इंपोर्ट से क्या होगा कि वो तुम्हारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे कि हम लोग थे ना, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट कोई भी लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उस मैथ लाइब्रेरी के जो भी फंक्शंस होते हैं वो तुम्हारे प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इन द सेम वे वी आर राइटिंग इंपोर्ट mysql.connector, so it will import all the things which are included in this package. Okay,
जैसे इंपोर्ट मैथ लिखते हो, तो इंपोर्ट मैथ लिखने से क्या होता है कि मैथ क्लास के या मैथ पैकेज के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो अपने प्रोग्राम में यूज कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। इन द सेम वे वी आर राइटिंग import mysql.connector so that whatever is inside the mysql.connector package that can be used in our program. Okay, समझ में आया? What is the use of importing mysql.connector? सबको आगे समझ में? mysql.connector क्यों इंपोर्ट करेंगे? क्योंकि अगर हम इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा MySQL की कनेक्टिविटी पाइथन से नहीं हो पाएगी, क्योंकि MySQL को पाइथन से कनेक्ट करना है तो उसके लिए इस पैकेज की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये पैकेज इंपोर्ट कराना है अपने प्रोग्राम में, ठीक। अब जब पैकेज इंपोर्ट हो जाएगा तो हमें एक कमांड राइट करनी है। वो कमांड क्या है हमारी? ये है, ठीक है, ये वाली कमांड। ये कमांड लिखा हुआ mysql.connector.connect होस्ट, ब्रैकेट में लिखा है होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू रूट और पासवर्ड इक्वल टू रूट, ठीक। तो ये कमांड हमें टाइप करनी पड़ेगी। कौन सी कमांड? ये वाली कमांड। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये कमांड को हमें याद करना पड़ेगा कि जब भी हमें पाइथन को MySQL से कनेक्ट करना है तो फॉर दैट वी हैव टू राइट दिस कमांड, ठीक है। ये कमांड कुछ याद करना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या क्या याद करना है? हु इज द होस्ट, होस्ट कौन है? लोकल होस्ट। हु इज द होस्ट? लोकल होस्ट। हमारे MySQL का यूजर कौन है? रूट, ठीक है। और पासवर्ड क्या है MySQL का? पासवर्ड हमारे MySQL का पासवर्ड इन्होंने रूट लिखा है, बट मैंने अपने MySQL उसका पासवर्ड क्या दिया हुआ है? एडमिन दिया हुआ है, ठीक है। मेरे MySQL का पासवर्ड जब मैंने MySQL इंस्टॉल किया था तो उसने पासवर्ड पूछा था मुझसे, तो मैंने उसका पासवर्ड दिया था एडमिन। तो यहाँ जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड मेंशन करना पड़ेगा। सर मेरा विदाउट पासवर्ड है। हाँ, तो पासवर्ड ब्लैंक कर दोगे, डबल कोट्स में कुछ भी नहीं लिखोगे, पासवर्ड इक्वल टू ब्लैंक कोट्स डाल दोगे, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हमें याद रखना है कि हु इज द लोकल होस्ट, सॉरी हु इज द होस्ट, होस्ट कौन है? लोकल होस्ट, ठीक है। हु इज द यूजर? रूट इज द यूजर। MySQL का डिफॉल्ट यूजर कौन होता है? रूट। ध्यान रखना, MySQL का डिफॉल्ट यूजर कौन है? रूट। और पासवर्ड मीन्स जो भी हमने पासवर्ड सेट किया होगा वो पासवर्ड लिख देंगे। और यहाँ पे क्या लिखना है? mysql.connector, ठीक है। अब ये mysql.connector लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन अगर हम इसको नाम दे दें एज x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x.connect, ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा import mysql.connect, ठीक है, और इसको एक नाम दे दिया एज x, ठीक है। तो आगे अभी किस नाम से यूज होगा? x के नाम से, x.connect। और हमारा होस्ट कौन है? हु इज द होस्ट? हु इज द होस्ट? लोकल होस्ट, ठीक है। हु इज द यूजर? रूट। तो डबल कोट्स में लिख देंगे रूट, ठीक है, कॉमा। व्हाट इज द पासवर्ड? तो पासवर्ड को इस तरह से लिखते हैं PASS WD, ठीक है। तो WD में क्या आ जाएगा? पास WD, मतलब इस तरह से राइट करना है इसको। पासवर्ड इक्वल टू हमारे सिस्टम का पासवर्ड है, मतलब सिस्टम का नहीं, MySQL का पासवर्ड है एडमिन, ठीक है। बस ये बात लिखना है। अब क्या होगा कि ये जो x.connect से क्या होगा कि हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। किसके साथ? इससे क्या होगा? पाइथन का जो कनेक्शन है, पाइथन किससे कनेक्ट हो जाएगा? पाइथन कनेक्ट हो जाएगा MySQL से। जैसे ही हम ये लाइन लिखेंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे, दिस लाइन, सो ये क्या करेगा? पाइथन को किससे कनेक्ट कर देगा? MySQL से। और कनेक्ट करने के बाद एक वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट देगा, कनेक्ट, क्योंकि जब भी हम किसी चीज से कनेक्ट होते हैं तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ही इससे इंटरेक्ट करता है। क्या होगा? पाइथन से हम कनेक्ट हो गए, पाइथन से कनेक्ट, सॉरी MySQL से कनेक्ट हो गया। कौन? पाइथन। तो पाइथन जब MySQL से कनेक्ट होगा तो वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्ट होगा, उसको बोलते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट। दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है। जब अलग अलग टाइप के जब मीडियम होते हैं, जैसे पाइथन एक अलग मीडियम है और MySQL एक अलग इंटरफेस है, तो जब डिफरेंट टाइप्स के इंटरफेसेस को कनेक्ट करते हो
तो कनेक्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स डॉट कनेक्ट से क्या हुआ कि हमारा पाइथन किससे कनेक्ट हो गया, माइस्क्यूएल से कनेक्ट हो गया। और जब वो माइस्क्यूएल से कनेक्ट हुआ पाइथन, तो वो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्ट हुआ है। उस ऑब्जेक्ट को हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। सपोज हमने उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ओबीजे, ओबीजे इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि दिस पाइथन इज कनेक्टेड विथ माइस्क्यूएल एंड द कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड दैट द नेम ऑफ दैट कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज ओबीजे। हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ओबीजे दे दी, मैं वाई भी दे सकता हूँ, वाई इक्वल टू, ठीक है। समझ में आया? Yes, इस sir. लाइन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, यानी कि हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब मतलब इसको हम ऐसे बता सकते हैं कि ये हमारा पाइथन था, एक मिनट, पेन डिस्चार्ज हो गया। को भी राइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पेन डिस्चार्ज हो गया इसका। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पाइथन को किससे कनेक्ट कर दिया, पाइथन का कनेक्शन किससे हो गया बताओ? पाइथन हमारा कनेक्ट हो गया माइस्क्यूएल, पाइथन हमारा कनेक्ट हो गया किसके साथ, माइस्क्यूएल के साथ। तो कनेक्ट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया हमने, कनेक्ट किसके थ्रू हुआ, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। और वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दिया है, हमने उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है, ओबीजे। ठीक है, तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये ऑब्जेक्ट जब कनेक्ट हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट माइस्क्यूएल पे कोई भी ऑपरेशन कर सकता है। मतलब माइस्क्यूएल में हमें कोई डेटा इंसर्ट कराना है तो वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हो जाएगा, माइस्क्यूएल से हमें कोई डेटा डिलीट करना है तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हो जाएगा, कोई डेटा हमें अपडेट करना है तो भी वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हो जाएगा, क्योंकि पाइथन ने माइस्क्यूएल से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया, किसके थ्रू, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू। नाउ दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट कैन ऑपरेट ऑन माइस्क्यूएल। दिस कनेक्शन ऑब्जेक्ट किसका है, पाइथन का है। सो नाउ द पाइथन ऑब्जेक्ट कैन कनेक्ट विथ माइस्क्यूएल, पाइथन कैन कनेक्ट विथ माइस्क्यूएल विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है, ओके। नाउ इसके बाद देखो कि जो हमारा पीडीएफ है उसमें एक लाइन दी हुई है, दिस प्रिंट माईडीबी। तो इन्होंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या यूज किया है, माईडीबी, और हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिया है, ओबीजे। ओबीजे। तो अब देखो अगर मैं पाइथन में इसको रन कराऊंगा जो हमने बनाया था, अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, सॉरी अभी मैंने लाइन ही नहीं लिखी है यहाँ पे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे x इक्वल टू लेट सॉरी ओबीजे इक्वल टू क्या लिखा था, x डॉट कनेक्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा था, होस्ट इक्वल टू, डबल कोट्स में लिखा था होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, लोकल होस्ट। ठीक, ये होस्ट का नाम हो गया, कॉमा यूजर हो गया हमारा, डबल कोट्स में रूट लिख देंगे। ठीक, फिर लिखेंगे पासवर्ड, PASSWD, तो पासवर्ड इक्वल टू हमारा हो जाएगा एडमिन। क्या हुआ, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब हमारा जो लाइन हमने जो लिखी है वो सही है कि नहीं, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट, सर कंडीशन भी तो लगाएंगे सर, प्रिंट ओबीजे। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रिंट ओबीजे किया है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया होगा तो ये क्या करेगा, उसकी मेमोरी लोकेशन दिखाएगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ होगा तो मेमोरी लोकेशन शो नहीं करेगा। तो देखो इसने मेमोरी लोकेशन दिखा दी, mysql.connector.connection कनेक्शन ऑब्जेक्ट एट, ये एड्रेस दिया हुआ है, जो हेक्साडेसिमल में ये एड्रेस दिया हुआ है। मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या है, 0x032FC888। ठीक है, Yes, sir. मतलब इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल गई है। हेलो ओके, हेलो हेलो हेलो
माइक ऑफ कर दो साहिल। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं बना होता तो फिर ये मेमोरी एड्रेस नहीं मिलता उसको और कोई एरर शो करता वो। ठीक है, आई थिंक ये 3 लाइन क्लियर हो गई। फर्स्ट इज हाउ टू Yes, क्रिएट sir. द कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर क्रिएटिंग द कनेक्शन ऑब्जेक्ट वी आर चेकिंग वेदर द कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली क्रिएटेड और नॉट। ठीक है, तो अगर वो क्रिएट हुआ होगा देन इट विल गिव द मेमोरी एड्रेस, और अगर वो क्रिएट नहीं हुआ होगा तो फिर उसमें वो कोई एरर शो करता है। ठीक है, सो अवर कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे जो है सर हाँ। आपने सर आप एक बार बैक करो। सर आपने इसमें जो लिखा है इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर एस एक्स, ये हमको बार बार लिखना पड़ेगा तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो? जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करोगे, नई फाइल स्टार्ट करोगे, तब इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको। जब भी नई फाइल स्टार्ट करोगे, एक बार जब तुम, क्योंकि नई फाइल जब बनाओगे तो प्रोग्राम के अंदर उसको चाहिए ना माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर। वो तो तुम्हारा पैकेज इंस्टॉल हो गया। पैकेज कहाँ पे इंस्टॉल हो गया? पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर। अब उस लाइब्रेरी से तुम्हें अपने प्रोग्राम में तो लाना पड़ेगा ना उसे। पाइथन लाइब्रेरी के अंदर तो कई सारे पैकेजेस हैं, तो मुझे किस पैकेज को इंपोर्ट करना है तो वो लिखना पड़ेगा ना, इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर एज एक्स। ठीक है, ओके। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ, अब देखो डाटाबेस हम जब बनाते थे तो डाटाबेस हम लोग कौन से कमांड से बनाते थे? अगर माइस्क्यूएल में हमें डाटाबेस बनाना है तो कौन सा कमांड यूज करते थे? Create. डाटाबेस। Create. सपोज मैंने एक डाटाबेस बना दिया LIB। ठीक है, तो ये डाटाबेस बन जाएगा इस कमांड से। ये डाटाबेस Yes, क्रिएट sir. हो जाएगा। हो गया ना क्रिएट? ठीक। Yes, sir. और अगर मुझे इसे चेक करना है कि बना कि नहीं बना तो क्या करोगे? Show database. तो डेटाबेस, Bar. डेटाबेसेस। मेरा एक डेटाबेस बन गया लाइब्रेरी के LIB के नाम से, बन गया ना, LIB के नाम से। ठीक, तो अब हमें ये डेटाबेस माइस्क्यूएल में जाके नहीं बनाना है, अभी डेटाबेस बनाना है पाइथन के थ्रू। ठीक, तो पाइथन के थ्रू हम कैसे डेटाबेस बनाएंगे तो वो कमांड में बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये 3 लाइन लिखना पड़ेगी। 2 लाइन लिखनी तुमने, कौन कौन सी? इंपोर्ट माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर, और फिर नेक्स्ट लाइन क्या लिखोगे? माइस्क्यूएल डॉट कनेक्टर या एक्स डॉट कनेक्ट ब्रैकेट में होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू रूट, पासवर्ड इक्वल टू रूट। अब इसके बाद क्या है कि जो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट बन गया तो उसके बाद हमें एक कर्सर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करना है? कर्सर क्रिएट करना है। ठीक, तो कर्सर कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर है कि हमारी 2 लाइन चल चुकी हैं, ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें बनाना है कर्सर। तो कर्सर का मैंने नाम दे दिया CUR। कर्सर जो हमारा है, कर्सर एक कर्सर ऑब्जेक्ट बनता है। तो कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखोगे? कर्सर इक्वल टू एक्स डॉट कर्सर, सॉरी एक्स नहीं, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? OBJ डॉट कर्सर। ठीक है, ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। कर्सर इक्वल टू ये जो है CUR क्या है? कर्सर का नाम है। और ये OBJ क्या था? हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट था, क्योंकि अब जो भी है क्या? कर्सर एक ऑब्जेक्ट है। जैसे हमारा OBJ बना था, OBJ क्या था? कनेक्शन ऑब्जेक्ट था। OBJ क्या था? कनेक्शन ऑब्जेक्ट था। ऐसे ही हमारा कर्सर भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें कोई क्वेरी चलानी है पाइथन के थ्रू तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और कर्सर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये इसका नाम कुछ भी ले सकते हो, सी भी दे सकते हो। जैसे हमने ऑब्जेक्ट का नाम OBJ दिया, या उसका नाम YZTP जो भी देना वो दे सकते हो। ऐसे ही हमने कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम मैंने सपोज P दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम क्या देना है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमारा किस नाम से बना था? OBJ नाम से। ठीक, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्सर मेथड, ये कर्सर फंक्शन है, इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा तभी कर्सर बनेगा। ठीक, तो ये हमारा कर्सर क्रिएट हो गया। कर्सर किस नाम से क्रिएट हुआ? P के नाम से। ओके, कर्सर क्रिएट हो गया। कर्सर क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ कर्सर? कर्सर क्यों क्रिएट करते हैं बताएगा कोई? Why we create cursor object?
सर स्पेशल कंट्रोल सर कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर को। नहीं, कर्सर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें अपनी एसक्यूएल की क्वेरी चलानी है, तो एसक्यूएल की क्वेरी चलाने के लिए हमें कर्सर की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना, कर्सर का यूज इसलिए होता है क्योंकि हमें एसक्यूएल का कमांड एग्जीक्यूट करना है पाइथन के थ्रू। तो पाइथन एसक्यूएल का कमांड तभी एग्जीक्यूट करेगा जब उसको कर्सर ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, कर्सर ऑब्जेक्ट इज यूज टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी। ओके, समझ में आया? व्हाट इज द यूज ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट? कर्सर ऑब्जेक्ट इज यूज टू एग्जीक्यूट द एसक्यूएल कमांड या एसक्यूएल क्वेरी। तो अब हम कमांड चला सकते हैं अपना। अब कमांड हमारा चल जाएगा p.execute के नाम से। अब हम लिखेंगे p.execute। ओके, यहाँ पे लिखेंगे p.execute। ठीक, और ब्रैकेट में जो हमारा एसक्यूएल कमांड था, क्या था कमांड हमारा? क्रिएट डेटाबेस। अब मैं डेटाबेस दूसरे नाम से बना रहा हूँ क्योंकि li बन चुका है, तो मैंने li1 के नाम से एक डेटाबेस बना दिया। ठीक, तो ये क्या करेगा? ये कर्सर ऑब्जेक्ट कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट कराएगा? क्रिएट डेटाबेस liv1। तो जैसे ही मैं क्वेरी एग्जीक्यूट कराऊंगा, मेरा कर्सर ऑब्जेक्ट मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और माइस्क्यूएल के अंदर एक डेटाबेस बन जाएगा liv1 के नाम से। ठीक है, इसको हम रन करा दिया। अभी देखो यहाँ कोई आउटपुट नहीं मिला हमें, पाइथन पे कोई आउटपुट नहीं आया ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? यस सर। अभी कोई आउटपुट नहीं आया, मतलब मैंने कमांड चलाया क्रिएट डेटाबेस liv1, तो ये कमांड एग्जीक्यूट होके मुझे आउटपुट मिलना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था कि डेटाबेस क्रिएट हुआ है, लेकिन यहाँ कोई आउटपुट नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले माइस्क्यूएल में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस बना है कि नहीं बना है। ठीक, मतलब मैंने पाइथन से जो बनाया वो डेटाबेस बना है कि नहीं बना है। तो पहले हम माइस्क्यूएल में जाएंगे और यहाँ कमांड लगा देंगे शो डेटाबेसेस, तो मुझे पता लग जाएगा कि एक्चुअली liv1 क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो liv1 बन गया। यस सर। liv1 क्रिएट हो गया। यस सर। अच्छा, आज की क्लास में थोड़ा मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि मैं थोड़ा टॉपिक मैं इसको जल्दी कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम लोगों के पास टाइम है ना? अभी किसी को जाना तो नहीं है? यस सर। नो सर। ठीक है, मैं इसको आधा घंटे और कंटिन्यू करूंगा अभी। यस सर। ओके, तो ये डेटाबेस मेरा क्रिएट हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये डेटाबेस मुझे माइस्क्यूएल में जाके मैं इसको चेक ना करूँ, मुझे माइस्क्यूएल में जाके चेक ना करना पड़े, मैं डायरेक्ट पाइथन में चेक कर लूँ कि डेटाबेस मेरा बना कि नहीं बना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए कि चेक करना है कि मेरा डेटाबेस यहीं पे डिस्प्ले हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लूप लगाएंगे। ठीक है, और लूप लगाने के बाद इस तरह से प्रिंट कराएंगे। हम एक लूप लगा देंगे यहाँ पे और एक लूप लगा देते हैं फॉर ऑब्जेक्ट। एक्चुअली एक्स हम यूज कर चुके हैं तो दूसरा नाम लेंगे फॉर वाई इन और y in p कॉलम। ये कमांड चलाएंगे। y in p से नहीं चलाते हैं, और p एक्चुअली क्रिएट हुआ था, कर्सर के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया होगा क्रिएट डेटाबेस liv। ओके, डेटाबेस तो बन गया, एग्जीक्यूट क्वेरी हो गई, p यानी कर्सर जो ऑब्जेक्ट था वो चल गया है। तो p के अंदर हमारे सारे डेटाबेस आ जाने चाहिए। तो फॉर y इन p और प्रिंट y किया तो आउटपुट मिलना चाहिए। आउटपुट क्यों नहीं आया? इन्होंने यही तो किया है। फॉर x इन माई कर्सर बना, माई कर्सर को एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट कराने के बाद अच्छा डेटाबेस को शो करना पड़ेगा। हाँ, डेटाबेस शो करेंगे तब आएगा। एक मिनट, मैं एक कमांड और चलाता हूँ अभी। देखो अभी ये वाला कमांड नहीं चलेगा, हमने डेटाबेस बना तो दिया, डेटाबेस बनाने के बाद हमें डेटाबेस को डिस्प्ले कराना है, तो फिर से एक कमांड चलाना पड़ेगा p.execute।
p डॉट आ गई। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और उसमें चलाता हूँ न्यू फाइल में। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा बना ही है। ठीक, और क्या कॉपी करना है यहाँ से? और ये 2 लाइन और कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये 2 वाली। अभी डेटाबेस हमारा बन जाएगा। अब डेटाबेस बनने के बाद हमें एक कमांड और लगाना पड़ेगा, शो डेटाबेसेस, क्योंकि डेटाबेस तो किससे होगा? शो डेटाबेसेस से होगा ना। तो लगाएंगे p डॉट एग्जीक्यूट और ब्रैकेट में कमांड लिखेंगे शो डेटाबेसेस। इससे क्या होगा कि जो हमारे डेटाबेस हैं वो सारे डिस्प्ले में आ जाएंगे। अब इसके बाद एक लूप लगाना पड़ेगा फॉर, सपोज मैंने आई ले लिया, फॉर आई इन p, ठीक, और यहाँ लिख देंगे प्रिंट आई। ओके, अब इसको रन कराते हैं। देखो अब हमें आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ फाइल का नाम दे देते हैं कुछ। कमांड एग्जीक्यूट हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रॉब्लम आ गई इसमें, दोबारा से रन कराता हूँ एक बार। मैंने p12 के नाम से प्रोग्राम सेव किया था, इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा सेव करता हूँ इसको, डेटा कर देता हूँ। आउटपुट नहीं आ रहा है क्या? ये फाइल को मैं हटा देता हूँ इसको, और ये वाली फाइल भी क्लोज कर देता हूँ। और इसको कैसे रन करें? कुछ एरर आ रही है। कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। अच्छा, वो डेटाबेस ऑलरेडी बन चुका है, मैंने नई फाइल बनाई ना, इसलिए। वो डेटाबेस तो पहले से बना हुआ है ना, li1। तो मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। li1 तो बनेगा नहीं, मैं दूसरा नाम देता हूँ li2। अब आ जाएगा इसका आउटपुट। देखो ये आ गया आउटपुट, ये आउटपुट दिख रहा है ना।
ये आउटपुट आया, सबको दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ये सारे डेटाबेसेस के नाम डिस्प्ले में आ गए। मेरे मैंने पाइथन कमांड के थ्रू, पाइथन के थ्रू कमांड टाइप करके सारे डेटाबेसेस को चेक कर लिया। ठीक, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ कि मैंने किया क्या है। देखो यहाँ इस लाइन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर्सर बनाने तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो थर्ड लाइन तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? अप टू थर्ड लाइन। नो सर। कर्सर किस लिए बनाया? व्हाट इज द यूज ऑफ कर्सर? तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। प्रोग्राम नहीं, क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए। यस सर, वही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्सर ऑब्जेक्ट बन गया। अब कर्सर ऑब्जेक्ट जब बन गया तो हमने लिखा p.execute, और हमारा डेटाबेस में ये कमांड चलता है डेटाबेस बनाने के लिए, क्रिएट डेटाबेस lib2। ठीक है, तो इसको डबल कोट्स में लिखना है, इस चीज़ को ध्यान रखना कि डबल कोट्स में लिखना है। ठीक, फिर हमने क्या किया, डाटाबेस बन गया। अब डाटाबेस जब बन गया तो इसको मैं डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमांड चलाना पड़ेगा शो डेटाबेसेस। तो ये डाटाबेस से कमांड चला दिया। अब क्या हुआ, जैसे ये कमांड चलाया तो जो हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट है p, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे डेटाबेस आ जाएंगे जो कि हमारे MySQL के अंदर हैं। जैसे मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ कि जो भी डेटाबेस किसके अंदर थे, MySQL के अंदर, वो सारे किस में स्टोर हो गए, p के अंदर। वो सारे डेटाबेस किस में आ गए, p के अंदर आ गए ना, p.execute। तो जितने भी डेटाबेस तुम्हारे MySQL में थे वो MySQL के सारे डेटाबेस कहाँ पे स्टोर हो गए, p के अंदर। ठीक, अब उन डेटाबेसेस को मुझे एक एक करके एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा फॉर i इन p। तो i अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा, p से। फॉर i इन p, तो p के अंदर क्या है, डेटाबेसेस के नाम है। यस सर। तो वो क्या करेगा, एक एक डेटाबेस को, जितनी बार लूप चलेगा हर बार वो एक एक डेटाबेस को डिस्प्ले कराता जाएगा। सपोज मेरे MySQL के अंदर 10 डेटाबेस थे, तो p के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 10 डेटाबेस आ जाएंगे। अब मुझे उन 10 डेटाबेसेस को डिस्प्ले कराना है, तो मुझे लूप लगाना पड़ेगा फॉर i इन p। तो i अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा, p से। तो पहली बार जब वो i अपनी वैल्यू p से लेगा तो पहला वाला डेटाबेस डिस्प्ले हो जाएगा। फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा तो वो दूसरा वाला डेटाबेस डिस्प्ले करा देगा, फिर तीसरा डेटाबेस डिस्प्ले करा देगा। इस तरह से कब तक कर डिस्प्ले करेगा, जब तक कि p के अंदर डेटाबेसेस एग्जिस्ट करेंगे। ओके, यस सर। किसी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? लूप क्यों लगाया, व्हाट इज द यूज ऑफ लूप? इतने कोड में किसी कोई डाउट तो नहीं है, बताओ जल्दी, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर कर्सर का डेफिनेशन लिखा दो सर। इसका कर्सर, ये मैं सारे नोट्स भेज दूंगा तुम लोग, PDF सेंड कर दूंगा। सर मैंने सेंड किया सर अभी कर्सर की डेफिनेशन। हाँ, मैं सारे नोट्स भेज दूंगा तुम लोगों को। ओके, तो ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया कि डेटाबेस कैसे बनाना है और डेटाबेस को डिस्प्ले कैसे कराना है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, टेबल क्रिएट करना। ठीक है, डेटाबेस बन गया, डेटाबेस को हमने डिस्प्ले भी करा दिया। अब हमें क्या करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट कैसे होगी, कुछ नहीं करना है, वैसे ही टेबल क्रिएट होगी। टेबल क्रिएशन के लिए क्या यूज करोगे, कौन सा कमांड यूज करोगे क्रिएट टेबल के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए? ये वाला कमांड चलेगा, क्रिएट टेबल। यस सर। ठीक है, सर। तो ये वाला कमांड हम बनाते हैं और टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम अभी ये लूप हटा देते हैं, लूप की जरूरत नहीं हमें। अब हम टेबल बनाएंगे, तो टेबल मतलब क्वेरी चलानी पड़ेगी, p.execute। क्वेरी हमेशा कर्सर के थ्रू ही चलेगी, ध्यान रखना। कर्सर हमारा क्या है, p है, तो क्वेरी हमारा हमेशा किसके थ्रू चलती है, कर्सर के थ्रू। तो p.execute, हमें क्वेरी फ्रेम करनी है, पहले क्रिएट टेबल। और सपोज हमने एक टेबल बना दी, इसके अंदर लाइब्रेरी के नाम से, टेबल का नाम क्या ले लिया, लाइब्रेरी। क्रिएट टेबल लाइब्रेरी, और ब्रैकेट में हम इसके कॉलम्स के नाम लिखेंगे। तो पहला कॉलम हमने ले लिया LIB नेम। ठीक है, लाइब्रेरी का नाम क्या है, इसका टाइप क्या होगा, कैर, साइज एरिया 20, कॉमा। लाइब्रेरी में और क्या क्या होता है, बुक देते हैं, बुक नेम। हाँ, बुक नेम भी ले सकते हैं।
ले ली तो नेम ले लिया, उसका टाइप ले लिया कैर, साइज ले लिया 10, कॉमा, और क्या लेते हैं LIB ID ले लेते हैं, नंबर भी होता है। लाइब्रेरी, हाँ रिटर्न कोई भी कॉलम ले सकते हो जो भी तुम्हें चॉइस करना। LIB ID, लाइब्रेरी की ID ले ली मैंने, तो इसका भी टाइप क्या होगा इंट, और इसका साइज दे दिया मैंने 3, और इसको बना दिया प्राइमरी की, दिस इज द प्राइमरी की, ठीक। कॉस्ट और ले लेते हैं बुक का कॉस्ट ले लेते हैं, कॉस्ट का टाइप ले लेते हैं इंट, इंटीजर, 3। ठीक है, अभी मैंने इतने ही कॉलम्स बनाए, मैं कितने भी कॉलम बना सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी इतने ही कॉलम्स बनाए हैं। ये क्वेरी हमारी बन गई, और इसमें हमने कितने कॉलम्स बना लिए, 1 2 3 4 कॉलम बना लिए, ठीक है। और प्राइमरी की क्या है हमारा, लाइब्रेरी की ID। तो ये कमांड हम जब चलाएंगे तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई, ओके। अब लेकिन हमें टेबल नहीं दिख रही है, टेबल कहाँ आई, टेबल दिखी नहीं, ठीक। तो टेबल देखने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, फॉर INT, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट आई तो रन करा देते हैं। नहीं, टेबल दिखेगा नहीं है, टेबल देखने के लिए तो मैं DESC कमांड लगाना पड़ेगा, तो DESC कमांड चलाना पड़ेगा, पहले चलाना पड़ेगा p.execute, और उसके बाद क्या लिखोगे, DESC, टेबल का नाम क्या है, लाइब्रेरी, LIB2 नहीं, डेटाबेस नहीं दिखाना है, टेबल दिखानी है, टेबल दिखानी है, डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनी है उसको दिखाना है, ठीक है। तो ये दिखा दिया, ठीक। अब P के अंदर क्या आ जाएगा, लाइब्रेरी टेबल की सारी डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं ये कमांड चलाऊंगा तो P के अंदर क्या होगा, लाइब्रेरी टेबल्स की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब उनको एक एक करके दिखाना है, तो एक एक करके दिखाने के लिए क्या करोगे, फॉर INT कॉलन प्रिंट आई, ओके। जैसे मैंने कमांड चलाया DESC लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी टेबल्स की जितनी भी डिटेल्स हैं वो किसके अंदर आ गई, P के अंदर आ गई। अब P को क्या करना है, उसको 1 by 1 शो करना है, तो 1 by 1 शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर I in P, मतलब I अपनी वैल्यू कहाँ से लेगा, P से लेगा, और एक एक करके उस टेबल की सारी डिटेल्स को डिस्प्ले करा देगा। तो रन कराते हैं इसे। अब ये प्रॉब्लम ये है कि फिर से डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार भी हम रन कराएंगे तो उस नाम से डेटाबेस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम LIB2 की जगह क्या कर देते हैं, LIB3 कर देते हैं। देखो क्या होगा कि जितनी बार भी प्रोग्राम रन करोगे वो एक नया डेटाबेस बनाएगा। अब LIB2 ऑलरेडी बना हुआ है, अब LIB2 ऑलरेडी है तो मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, नया डेटाबेस बनाना पड़ेगा, ठीक। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और आएगी अभी, बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी, बता सकता है? फाउंड बता रहा है सर वो। नहीं, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ कमांड रन क्यों नहीं किया, कोई बता सकता है भाई, कमांड रन नहीं कर रहा है। सर प्रोग्राम तो दिखाइए सर पहले। सर प्रोग्राम कैसा सर बनाया था? या एक काम करते हैं, इसको डाटाबेस की नहीं, डायरेक्ट हम लोग, और डाटाबेस तुम्हारा यूज हो ही रहा है, डाटाबेस ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाएगी एक्चुअली। देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो मैंने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था, तो जब कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे देखो चेक करो प्रोग्राम में कि प्रोग्राम के अंदर जब कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ये MySQL से कनेक्शन तो हो गया, ये MySQL के साथ कनेक्शन तो हो गया यहाँ पे, लेकिन MySQL में हम किस डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। ये हमें ये वाली लाइन यहाँ नहीं लिखनी है। हम क्या करेंगे कि ये लाइन को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, हम सीधा बस यहाँ डायरेक्ट स्विच करेंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमारा डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख देंगे, ठीक है। डेटाबेस मान लो मेरा LIB2 है,
यहाँ पे नाम लिख दूंगा LIB2। ठीक, ओके। देखो टेबल जब बनेगी तो टेबल बनाने के लिए हमें डायरेक्ट हम डेटाबेस यूज कर सकते हैं ना। डेटाबेस तो हम पहले बना ही चुके हैं, डेटाबेस तो ऑलरेडी बन चुका है ना हमारा। पहले हमने LIB2 क्रिएट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? यस तो सर। LIB2 ऑलरेडी बन चुका है, तो हम टेबल कहाँ बनाने जा रहे हैं? LIB2 के अंदर। ठीक है, तो हमें नया डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, जो हमने डेटाबेस बनाया है उसी डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेटाबेस का नाम लिख देंगे। तो डेटाबेस का नाम लिखने से क्या होगा कि अब हमारा जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो किस डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा? LIB2 से। पहले हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट किसके साथ कनेक्शन कर रहा था? MySQL, पूरे MySQL के साथ। लेकिन अब उस MySQL में हमने जब डेटाबेस का नाम लिख दिया तो हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट अब किसके साथ कनेक्ट हो गया? LIB2 के साथ। LIB2 के साथ। तो अब हम जो भी क्वेरी चलाएंगे वो किस पे चलेगी? LIB2 पे चलेगी। ठीक, तो अब हमारा ये जो कमांड चलाया हमने p.execute, तो ये वाली टेबल कौन से डेटाबेस के अंदर बनेगी? LIB2 के अंदर। LIB2 के अंदर बनेगी ना। ठीक है, तो टेबल बन जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे कि इसको डिस्प्ले करा देते हैं। टेबल बन गई, ठीक है, ओके। अब चेक करते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 100 टेबल्स किया। 100 टेबल्स करने के बाद 100 टेबल चला दिया। 100 टेबल करने की जरूरत है क्या? करा दें 100 टेबल, देख लेते हैं। चलो 100 टेबल्स भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ 100 टेबल्स करा देते हैं, DESC की जगह पहले 100 टेबल्स करा देते हैं। 100 टेबल्स के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि टेबल क्रिएट हुई कि नहीं। ठीक है, और इसको रन कराते हैं। या तो क्रिएट टेबल कमांड में कुछ प्रॉब्लम है। क्रिएट टेबल कमांड किस तरह से लिखा है इन्होंने? ये लिखा है क्रिएट टेबल, ओके। अच्छा, इन्होंने ब्रैकेट यूज़ किया है क्रिएट टेबल का, ओके। क्रिएट टेबल रोल नंबर ब्रैकेट लगाया हुआ है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इन फॉर प्राइमरी की, कॉमा नेम, कॉमा एज एंड सिटी के टैग। तो ब्रैकेट क्लोज किया, डबल कोट्स लगाया और ये वाला ब्रैकेट। ये तो हमारी टेबल तो सही बनी हुई है। क्रिएट टेबल लाइब्रेरी, फर्स्ट कॉलम LIB नेम केयर 10, सेकंड कॉलम नेम केयर 10, LIB ID प्राइमरी की, और फिर कॉस्ट लगा दिया। ये हमने यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। क्रिएट टेबल का ब्रैकेट तो क्लोज किया ही नहीं है मैंने। सर किया तो है सर आखिरी में। हाँ किया है, ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, ये वाला सर, ये वाला ब्रैकेट कहाँ क्लोज हुआ है? ये तो तुम्हारा ये वाला ब्रैकेट तो इसका क्लोज हो रहा है, एग्जीक्यूट का। ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब ये 100 टेबल चलेगा। देखो ये आउटपुट आ गया। आउटपुट आ गया ना, लाइब्रेरी टेबल दिखाई देगी तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो हमारे LIB2 के अंदर कौन सी टेबल बन गई? लाइब्रेरी टेबल बन गई। ओके, अब एक्चुअली मान लो हम चाहते हैं कि डिटेल इसकी टेबल का स्ट्रक्चर शो हो जाए हमें, तो टेबल का स्ट्रक्चर शो करने के लिए क्या करोगे? DESC, हाँ, p.execute और ब्रैकेट में लिख देंगे DESC लाइब्रेरी। हमारी टेबल की डिटेल्स आ जाएंगी और लूप लगा के हम उसको एक एक करके डिस्प्ले करा देंगे। अब रन कराते हैं इसको। अब क्या प्रॉब्लम आ गई इसको? सर टेबल लाइब्रेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है सर। हाँ, टेबल ऑलरेडी बन चुकी है, टेबल ऑलरेडी बन गई है। तो हम क्या करते हैं, टेबल का नाम बदल देते हैं। जितनी बार भी चलाओगे हर बार नई टेबल बना देगा ना, प्रॉब्लम ये आ रही है। ठीक, तो टेबल तो बन चुकी थी, हमने उसको 100 टेबल्स कर दिया और DESC लाइब्रेरी कर दिया, लाइब्रेरी 1, सॉरी। अब एक टर्न रन करो।
p डॉट एग्जीक्यूट DESC लाइब्रेरी 1 एरर आ रहा है। टेबल लाइब्रेरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले तो ये एरर शो किया था इसने, लेकिन अब की बार लाइन इसने 6 में एरर है सर। लाइन 6 में एरर है, यस सर। DESC लाइब्रेरी 1 में एरर है सर वो p डॉट एग्जीक्यूट DSC लाइब्रेरी 1 में है। सर उन्होंने सर कंडीशन भी लग, अच्छा हाँ वो तो सही है सर। DESC स्टूडेंट करेक्ट है तो। यस सर। चलो एक काम करते हैं, टेबल तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है ना, टेबल तो ऑलरेडी बनी है, टेबल तो बनाना सीख गए ना हम। यस सर। अब उसको डिस्प्ले कराना है, तो हम क्या करते हैं कि अभी ये वाले कमांड नहीं लेते हैं, इनको हटा देते हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी टेबल तो बनी हुई है लाइब्रेरी। यस सर। लाइब्रेरी टेबल तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, उसको डिस्प्ले कराना है ओनली। तो इसको रन करा के देख, आ गया, आउटपुट आ गया। देखो क्या होगा कि वो एक्चुअली टेबल हमारी बनी थी, लेकिन आउटपुट तो आ जाना चाहिए, तो वहाँ पे क्यों नहीं आया आउटपुट? वहाँ भी तो आउटपुट आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो नया टेबल बना रहे थे हम लोग, और नया टेबल बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ टेबल बनाई थी ना, और टेबल बनाने के बाद फिर हमने उसको DESC कराया था, तो तब भी आउटपुट आ जाना चाहिए था। सर जैसे हम लोग MySQL में क्रिएट की जगह पे यूज करते तो यहाँ पर भी यूज टेबल लगा सकते हैं? नहीं, यूज टेबल नहीं होती, यूज डेटाबेस होता है। हाँ सर वही यूज डेटाबेस। हाँ तो डेटाबेस तो हमने यहाँ लिख दिया ना, ये यूज ही तो हो गया, ये डेटाबेस LIB2 ये यूज ही तो हो रहा है, ये हमने लिख दिया ना डेटाबेस इक्वल टू LIB2। तो हम किस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं? LIB2 पे काम कर रहे हैं। सर मेरी स्क्रीन पॉज हो गई। डेटाबेस LIB2 पे ही तो काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लिखते ना यूज LIB2, तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्ट लिख दिया डेटाबेस इक्वल टू LIB2। तो हमारा जो कनेक्शन किससे बनेगा? कनेक्शन LIB2 के साथ ही बनेगा। कनेक्शन ऑब्जेक्ट किसके साथ बनेगा? LIB2 के साथ बनेगा। तो LIB2 पे हम फिर कर्सर बना के क्वेरी चला सकते हैं। तो ये कमांड, एक काम करो, देखो हमारा टेबल क्रिएट करना हमें आ गया, ठीक है, टेबल को हमें चेक करना भी आ गया कि सो टेबल्स कैसे कराते हैं। फिर टेबल की अगर हमें डिटेल डिस्प्ले करानी है तो वो भी हमने करा लिया। ओके, अब मैं ये जो प्रोग्राम एक साथ नहीं चल रहा है, मतलब एक साथ चलने का मतलब ये है कि एक साथ टेबल क्रिएट हो, एक साथ में टेबल क्रिएट भी हो, टेबल डिस्प्ले भी हो, ठीक है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रन नहीं हो रही ना। इसके ये वाला कमांड क्या है, इंडिविजुअली हमारा डेटाबेस LIB2 ऑलरेडी क्रिएटेड है, एंड हमने ये कमांड चला दिया DESC लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी की डिटेल्स हमारे पास आ गई है, ये कमांड चल रहा है। बट जब मैं क्रिएट टेबल यहाँ पे एक नई टेबल बना रहा हूँ, और नई टेबल बनाने के बाद जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक नई टेबल बनाऊँ, p.execute और एक मैं छोटी सी टेबल बना दूँ यहाँ पे क्रिएट टेबल, मान लो मैंने स्टूडेंट नाम से एक टेबल बना दी STU, ठीक, और उसके कॉलम्स ले लिए, एक कॉलम ले लिया नेम, इसका टाइप ले लिया कैर, इसका साइज दे दिया 10, ठीक, एक ले लिया रोल नंबर, इसका टाइप ले लिया, और इस पर लगा दिया प्राइमरी की, ठीक, मैंने इसमें 2 कॉलम बनाए। इस सर इंटीजर का सर वो नहीं दिया सर, साइज देने की जरूरत नहीं है, वैसे डिफॉल्ट साइज ले लेते हैं, प्राइमरी की बन गया। अब मैंने मान लो इसमें 2 ही कॉलम बनाए इस टेबल के अंदर, तो मुझे क्या करा, ये ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डबल कोट्स क्लोज करना पड़ेगा, और ये आउटर ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने एक नई टेबल बना ली, उसका नाम क्या है? STU। ओके, अब हम इसको एक काम करते हैं कि इसको डिस्प्ले करा ESC STU। ओके, तो अभी देखते हैं अभी ये रन करता है कि नहीं।
आउटपुट आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया, हाँ आ गया, मतलब एक साथ भी हो जाएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ पे वो आ रही है कि वो टेबल ऑलरेडी बन चुकी थी हमारी, समझ रहे हो? प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आ रही थी कि वो टेबल ऑलरेडी बनी थी और फिर लेकिन तो डिस्प्ले तो होना चाहिए। अच्छा, फिर वो एक नई टेबल बना रहा था, नई टेबल क्रिएट नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हमने p.execute लगाया था तो जब टेबल हमारी बन चुकी थी पहले से और फिर से हम अपने प्रोग्राम में फिर से टेबल बना रहे थे, ठीक है, तो वो ये कमांड ये शो कर रहा था कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। यही प्रॉब्लम तो आ रही थी ना। हम क्या कर सकते हैं कि हाँ सर डेटाबेस शो भी तो किया था सर हमने। हाँ, शो टेबल से हमने टेबल डिस्प्ले करा ली थी ना। यस सर। तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम एक साथ क्रिएट टेबल भी चलाएंगे और एक साथ डिस्प्ले भी कराएंगे तो अगर वो टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो वो उस नाम से नई टेबल नहीं बनाएगा। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एक नई टेबल बनाई, अब मैं इस प्रोग्राम को अगर दोबारा चलाऊंगा तो ये कमांड रन नहीं करेगा। अभी मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया तो मेरी नई टेबल बन गई STU और वो टेबल डिस्प्ले भी हो गई, लेकिन अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि STU टेबल तो ऑलरेडी बनी हुई है। यस सर। ठीक है, तो अब ये रन नहीं करेगा। अभी चेक कर सकता हूँ मैं, अभी इसको मैं रन कराऊंगा तो ये यही बोलेगा कि STU टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो आ गया, टेबल STU ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है सर, एक ही बार एग्जीक्यूट होगी सर ये? नहीं, टेबल बन गई है, अब उस टेबल को तुम्हें वापस से क्रिएट नहीं करना है, उस टेबल को केवल डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट डिस्प्ले कराऊं तो फिर मुझे इस कमांड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं पहले बना चुका हूँ, पहले प्रोग्राम में ये बना चुका हूँ मैं। तो मैं इस तरह से कराऊंगा, अगर उसको डिस्प्ले ऑलरेडी अगर टेबल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको क्रिएट करने की जरूरत थोड़ी ना है, उसको तो केवल डिस्प्ले करना है। तो अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये रन कर जाएगा क्योंकि STU टेबल ऑलरेडी है और उसको मैं केवल डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो ये मेरा डिस्प्ले में आ जाएगा। देखो ये आ गया आउटपुट। यस सर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि पहले तो हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट कर लेंगे, टेबल क्रिएट करने के बाद फिर हम दूसरे प्रोग्राम में उसको डिस्प्ले कराएंगे। ठीक, या फिर हमें क्या करना है कि उसी टेबल को बार बार डिस्प्ले करना है, तो फिर हमें उसमें एक क्या करोगे अगर उस, तो फिर हमें ये कमांड हटाना पड़ेगा वहाँ से, क्रिएट टेबल वाला कमांड हटाना पड़ेगा क्योंकि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है और हम चाहते हैं कि बार बार हमारी नई टेबल बने, तो फिर हमें टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे कि मैं अभी STU टेबल को डिस्प्ले करा रहा हूँ, हो जाएगा STU टेबल डिस्प्ले, लेकिन मैं अगर मैं इसके अंदर क्रिएट टेबल लिख दूं STU तो फिर ये टेबल डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि वो टेबल तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरी टेबल मुझे बनानी है और उसको डिस्प्ले कराना है, तो फिर मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड भी राइट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं एक टेबल और बना दूँ यहाँ पे STU1 के नाम से, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल STU1। यस सर। ठीक है, यस सर। तो आई थिंक आज ये वाले कमांड्स तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे कि पाइथन को MySQL से कनेक्ट कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, और इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास जो कमांड्स होते हैं पहले तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कर्सर बनेगा और फिर कर्सर के थ्रू क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ओके, देखो ये बस 2 लाइन है, एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कनेक्शन ऑब्जेक्ट की हेल्प से कर्सर ऑब्जेक्ट बनाया, कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दे दिया P। अब जो भी क्वेरी चलेगी तो वो किसकी हेल्प से चलेगी, P की हेल्प से चलेगी, तो p.execute और ब्रैकेट में तुम्हारा जो भी कमांड तुम्हें लिखना है वो कमांड लिख सकते हो। ओके, यस सर। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट मंडे को करेंगे हम लोग, मंडे या ट्यूसडे जो भी क्लास होगी। ओके, हाँ ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, मैं नोट्स तुम लोगों को भेज दूंगा इसके, ये PDF शेयर कर डाल देना सर। हाँ वीडियो भी डाल दूंगा और ये PDF भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, फिर मैं एंड कर देता हूँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू सर।